हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इस टॉपिक से नीट 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है और पहले भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, बहुत प्रॉपर वे में समझना है, क्योंकि जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलती हैं और हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो इस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको ये टॉपिक प्रॉपर समझ में आए, इसके लिए मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक कहानी के वे में आपको समझाऊंगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले, और ये मैं आपको बता देता हूं कि मेंडल ने पी प्लांट पर अपना रिसर्च किया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या होता है। ये वर्क जो उन्होंने अपना कंडक्टेड किया वो 1856 से लेकर 1863 के बीच में किया, और हम ये पहले से पढ़ चुके हैं कि टोटल 7 ईयर्स यानी 7 सालों तक मेंडल पी प्लांट पर अपना रिसर्च, अपना वर्क कंप्लीट करते रहे ताकि वो ये जान सकें कि एक्चुअली में इनहेरिटेंस और वेरिएशन का साइंटिफिक बेसिस क्या होता है। हमने ये भी देखा कि मेंडल ने जब अपना 7 सालों तक पी प्लांट पर अपना वर्क कंप्लीट किया तो उन्होंने अपने वर्क को प्रकाशित किया यानी पब्लिश किया 1865 में, और 1865 में उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया एक बहुत ही अच्छे जर्नल में, यानी एक बहुत अच्छी पत्रिका में, जो उस समय की एक बहुत ही फेमस पत्रिका थी, जर्नल था जिसका नाम था द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। एंड आपको बता दूं कि मेंडल ने इतना सारा रिसर्च किया पी प्लांट पर, उन्होंने इनहेरिटेंस और वेरिएशन के कंसेप्ट को पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश की। उसके बाद भी 1900 तक यानी कि 1900 तक मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, यानी कि मेंडल जो डिजर्व करते थे वो उनको ऑब्टेन नहीं हो सका 1900 तक, क्योंकि उनके वर्क को इस दुनिया में वेरियस साइंटिस्ट ने, लोगों ने एक्सेप्टेड नहीं किया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर रीजन क्या थे कि मेंडल के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क के बाद भी लोगों ने उनके वर्क को एक्सेप्टेड नहीं किया अप टू 1900। तो मैं आपको एक एक करके रीजन बताता हूं। पहला रीजन यह है कि मेंडल ने भले ही अपना वर्क कंप्लीट किया पी प्लांट पर, उन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को समझाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रपोज्ड किए, लेकिन फिर भी उस समय जब मेंडल ने ये अपना वर्क कंडक्ट किया या इस वर्क को पब्लिश किया 1865 में, उस समय कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, यानी कि उस समय संचार के साधन जो थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। हम जानते हैं कि उस समय इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो मेंडल का जो रिसर्च था वो जनरली वेरियस कंट्रीज तक नहीं पहुंच पाया, या ऐसे लोगों के हाथ में वो रिसर्च नहीं आ पाया जो उसे अप्रिशिएट कर सकें या उस रिसर्च के पीछे अपना ओपिनियन मेंडल को दे सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो माना जाता है कि मेंडल को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया अप टू 1900 वो है कंसेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस, यानी कि मेंडल ने कहा था कि जो फैक्टर होते हैं वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो कैरेक्टर्स को लेकर जाने वाली यूनिट है वो फैक्टर हैं। मेंडल के वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, और वो फैक्टर स्टेबल होते हैं, अनब्लेंडिंग, कभी भी फैक्टर्स आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते, मिक्सिंग नहीं करते, और वो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं। लेकिन लोगों ने फैक्टर के इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। कारण यह भी था कि मेंडल ने अपने रिसर्च में मैथमेटिकल या स्टैटिकल कह सकते हैं कि डेटा का यूज किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को समझाने के लिए, आपने देखा होगा कि उन्होंने 1:2:1 3:1 9:3:1 ऐसे कुछ मैथमेटिकल कह सकते हैं कि स्टैटिकल डेटा का यूज किया, और लोगों को उस समय लगता था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में मैथमेटिक्स का यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम अच्छे से जानते हैं कि कभी भी अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में जो आपका डेटा आपको ऑब्टेन होता है, उसका जो इंटरप्रिटेशन हम निकालते हैं, उसमें हम आज स्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक साइंस हमने अलग से बना दी है जिसमें कि हम लोग रिसर्च पर्पज से बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं उस साइंस को आज हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन क्योंकि मेंडल जिस समय पी प्लांट पर अपना रिसर्च कर रहे थे वो ऐसा समय था जब लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि बायोलॉजिकल फिनोमेना में या प्रोसेस में मैथमेटिक्स का यूज करना सही होगा। तो ये भी एक कारण था कि मेंडल के वर्क को एक्सेप्ट या रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका। इसके अलावा
एक और रीजन है कि मेंडल फैक्टर वर्ड यूज करते थे और बोलते थे कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो यूनिट है वो फैक्टर कहलाती है, लेकिन मेंडल के पास फैक्टर का कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था। जब भी कोई मेंडल से पूछता था कि बताइए आपका फैक्टर जो है वो एक्चुअली में किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो मेंडल के पास कोई आंसर नहीं होता था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि लिटरली जो फैक्टर मेंडल यूज करते थे वो आज मॉडर्न टाइम में हम जानते हैं जीन्स हैं, पर मेंडल को यह नहीं पता था कि फैक्टर एक्चुअली किससे मिलकर बना हुआ है या फैक्टर का बायोकेमिकल बेस क्या है, ये मेंडल को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मेंडल के पास फैक्टर का कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था। दैट इज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को 1900 तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका। और एक बड़ा रीजन ये भी था कि मेंडल ने जो भी अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, जैसे कि फैक्टर अकर इन पेयर एंड पेयर ऑफ फैक्टर में से एक फैक्टर जो है वो गैमीट्स में जाता है, ये सभी चीजें लोगों को सुनने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन इसके पीछे मेंडल के पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। उसका एक कारण था, क्योंकि उस समय तक लोगों को ना तो क्रोमोसोम्स के बारे में पता था, ना लोग उस समय तक समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के बारे में जानते थे, ना वो मियोसिस के बारे में जानते थे। तो नॉन डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस एंड मियोसिस इज ऑल्सो अ रीजन कि मेंडल के वर्क को 1900 तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका। फाइनली क्या होना था, मेंडल 1884 में उनकी डेथ हो जाती है और मेंडल की डेथ होने तक भी मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इवन अगर मैं सच बोलूं तो मेंडल की डेथ के अगले 16 सालों तक लोगों का मेंडल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। लेकिन हम एक चीज हमेशा से जानते हैं, जब भी हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या कोई बहुत अच्छी किताब को पढ़ते हैं, तो वहां पर यह लिखा होता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है, बहुत ही कह सकते हैं कि पुण्य का काम किया है, तो आपको उसका फल जो है वो एक दिन जरूर मिलता है। वही मेंडल के साथ भी होने वाला था, क्योंकि मेंडल ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 7 साल पी प्लांट पर उस रिसर्च को करने में स्पेंड किए, जो रिसर्च आज हमें बताता है कि आखिर कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस और वेरिएशन की वजह इस दुनिया में क्या है। तो मेंडल क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, आज के मॉडर्न टाइम में हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन मेंडल की डेथ तक और उनकी डेथ के अगले 16 सालों तक मेंडल के वर्क को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन क्योंकि उनका वर्क बहुत ज्यादा अच्छा था, उनका वर्क जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1900 में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल्स के वर्क और रिजल्ट्स को रीडिस्कवर्ड किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर नीट में आने वाला है कि वो 3 साइंटिस्ट के नाम कौन से हैं जिन्होंने 1900 में मेंडल के वर्क को या मेंडल के रिजल्ट्स को इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड किया, या मैं कह सकता हूं कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म के पीछे रिस्पॉन्सिबल 3 साइंटिस्ट के नाम आपको हमेशा याद रखने, और वो हैं ह्यूगो डी ब्रीज, कोरेंस एंड वॉन सेहरमैक। तो ह्यूगो डी ब्रीज, कोरेंस एंड वॉन सेहरमैक, ये 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल के वर्क को या मेंडलिज्म को रीडिस्कवर्ड किया 1900 में। और आपको यह भी मैं बता देता हूं कि ह्यूगो डी ब्रीज जो हैं वो हॉलैंड से या हॉलैंड में रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, जबकि कोरेंस का संबंध जर्मनी से था और जो सेहरमैक थे वो ऑस्ट्रिया से थे। तो अल्टीमेटली आपको यह भी यहां पर याद रखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है। तो 3 साइंटिस्ट जिनके नाम आपको हमेशा याद रखना है जिन्होंने मेंडल की रीडिस्कवरी की, ब्रीज, कोरेंस एंड सेहरमैक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्होंने मेंडल की रीडिस्कवरी आखिर कैसे कर ली? क्या इन्होंने मेंडल के कह सकते हैं कि रिसर्च को पढ़ा, उसे समझा और उन्होंने ये दुनिया को बोल दिया कि हाँ मेंडल की रीडिस्कवरी हो गई है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंडल की रीडिस्कवरी को करने वाले इन तीनों साइंटिस्ट ने आखिर मेंडल को रीडिस्कवर्ड कैसे किया, इन्होंने मेंडल को रिकॉग्नाइज कैसे किया, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि 1900 के टाइम पर आप देखेंगे 1900 के टाइम पर माइक्रोस्कोपी का एडवांसमेंट हो चुका था। यानी कि ऐसे माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुके थे जिनका रेजोल्यूशन कैपेसिटी, जिनका मैग्निफिकेशन काफी हाई था, और बहुत आसान था उस समय वेरियस साइंटिस्ट को यह ऑब्जर्व करना कि आखिर सेल डिवीजन के समय पर क्या क्या घटनाएं होती हैं, या सेल डिवीजन के समय पर एक क्या चेंज सेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अल्टीमेटली ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया सेल डिवीजन को, और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो साइंटिस्ट थे उनको क्या देखने में मिला कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी कि दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर्ड टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन।
मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है। साइंटिस्ट को जब ये पता चला कि माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट से हम किसी भी सेल में डिवीजन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उन्होंने सेल डिवीजन के टाइम पर देखा कि न्यूक्लियस में कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो डिवीजन के जस्ट पहले अपने आप को, अपने अमाउंट को डबल करता है और डिवीजन के समय पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डॉटर सेल्स में। तो अल्टीमेटली आज मॉडर्न टाइम में क्योंकि हम बहुत अच्छे से माइटोसिस और मियोसिस जैसी प्रोसेस को समझ चुके हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता सकता हूं कि वो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर देखे गए थे 1900 में, जिनको कहा गया था कि वो डिवीजन के पहले अपने आप को डबल करते हैं और ड्यूरिंग द डिवीजन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनटू डॉटर सेल्स, आज मैं आपको कह सकता हूं कि वो स्ट्रक्चर क्या थे, तो वो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम थे। और क्रोमोसोम कलर्ड बॉडीज हैं, हम सभी जानते हैं। क्रोमोसोम एक ग्रीक का वर्ड है जिसमें क्रोमा मींस कलर होता है, सोम मींस बॉडी होता है। दे आर द कलर बॉडीज। जब इनको आप स्टैन करते हैं, इनका अभिरंजन करते हैं, तो ये आपको माइक्रोस्कोप में कलर्ड बॉडी के फॉर्म में दिखाई देते हैं। दैट इज द रीजन कि इन स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम नाम दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1902 में एक और बहुत ही बड़ी डिस्कवरी निकलकर सामने आई। वो ये थी कि कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि क्रोमोसोम का मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस जो है वो किस तरीके से होता है। यानी कि 1902 एक ऐसा समय था जिसमें क्रोमोसोम पर रिसर्च जो है वो थोड़ी सी और आगे बढ़ी और लोगों ने ये जाना कि मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का बिहेवियर किस तरीके से होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपने 11th क्लास में सेल डिवीजन को प्रॉपरली पढ़ा है तो ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी एक सोमैटिक सेल या डिप्लॉइड सेल कह सकते हैं, एक ऐसी डिप्लॉइड सेल जो मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है, वो हमेशा 2n सेल्स होती हैं और उनमें क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो 2n सेल मतलब कि डिप्लॉइड सेल और उसमें क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। एस फेज यानी कि इंटरफेज एक ऐसी स्टेज है किसी भी सेल डिवीजन के पहले जिसके थ्रू किसी भी सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे उसका वो न्यूक्लियर मटेरियल हो या उसका वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल हो, इंटरफेज में ये सभी मटेरियल सेल में डबल होते हैं, जस्ट डबल होते हैं, यानी कि उनका सिंथेसिस होता है। और इंटरफेज की एस फेज लिटरली वो फेज है जो G1 और G2 के बीच में आती है, जिसमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। दिस इज द रीजन कि जब एस फेज कंप्लीट हो जाती है तो G2 फेज में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है कि हर क्रोमोसोम जो है उसमें क्रोमैटिड्स के नंबर एक की जगह पर 2 हो जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे G1 स्टेज में हर एक क्रोमोसोम पर एक क्रोमैटिड दिखाया जा रहा है, जबकि G2 स्टेज में हर एक क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमैटिड देखने को मिल रहे हैं। क्रोमोसोम्स के नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होते G2 फेज में, बल्कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका होता है। मैं कहूं तो क्रोमोसोम में क्रोमैटिड के नंबर जो पहले 1 थे, अब वो G2 फेज में 2 हो चुके होते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के बिहेवियर का कंसेप्ट केवल इतना सा है कि मियोसिस 1 एक ऐसा डिवीजन है जो रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स के होमोलोगस पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पर इस तरीके से अरेंज होते हैं। आप देखेंगे जो इक्वेटर है उसके ऊपर नीचे क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर अरेंज होता है। और जब सेंट्रोसोम पुल करते हैं क्रोमोसोम्स को, तो आप देखेंगे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि दूसरा क्रोमोसोम दूसरी डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसी तरीके से मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस 1 के कंप्लीट होने पर आप देखेंगे कि जो सेल्स आपको मिलती हैं डॉटर सेल्स, उनके पास क्रोमोसोम के नंबर हैप्लॉइड होते हैं और हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। लेकिन मियोसिस 2 में आप देखेंगे ड्यूरिंग द एनाफेज कि हर क्रोमोसोम के पास जो 2 क्रोमैटिड्स हैं, अब सेंट्रोमियर के डिवीजन की वजह से वो 2 क्रोमैटिड्स आपस में ब्रेक होंगी और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो आपको टोटल 4 जर्म सेल्स देखने को मिलेंगी। हर जर्म सेल्स के पास एक एक क्रोमोसोम होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, लेकिन हर क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमैटिड केवल 1 होंगी। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आपको एक बार अच्छे से सेल डिवीजन में मियोसिस को पढ़ना होगा। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, तो आप इतना समझ लीजिए कि ड्यूरिंग द मियोसिस के दौरान क्या होता है क्रोमोसोम का बिहेवियर। तो मैं आपसे कहूंगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो मियोसिस 1 में
डॉटर सेल्स के पास हमेशा हैप्लॉइड नंबर्स में जाते हैं, बट उनके पास नंबर ऑफ क्रोमेटिड 2 होती हैं। और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो टोटल 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और हर एक डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम अगेन हैप्लॉइड होते हैं, बट ईच क्रोमोसोम हैज ओनली सिंगल क्रोमेटिड। मियोसिस 1 की एनाफेज में कभी सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है। यही रीजन है कि क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन तो होता है, लेकिन इस तरीके से होता है कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम डॉटर में जाता है और एक क्रोमोसोम दूसरी डॉटर सेल्स में जाता है। जबकि मियोसिस 2 की एनाफेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, क्योंकि क्रोमोसोम का अरेंजमेंट इक्वेटर पर इस तरीके से होता है कि देयर सेंट्रोमियर लाइज एट इक्वेटर जस्ट लाइक माइटोसिस। और यही रीजन है कि जब इससे जर्म सेल्स बनती हैं तो उनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो हैप्लॉइड ही मिलते हैं आपको, लेकिन क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स जो है वो नंबर में 1 हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि मियोसिस 1 की एनाफेज में कभी भी सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगी, जबकि मियोसिस 2 की एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो आपने देखा, मैंने आपको बताया, वो बहुत सिंपल था कि 1900 से लेकर 1902 तक कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज करने में काफी हेल्प की। जैसे कि 1900 में मेंडल को रीडिस्कवर्ड किया 3 साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, कोरन्स ने और सेहर मैक ने। उसके बाद आपने देखा एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी की वजह से सेल डिवीजन को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया गया। 1902 में आपने देखा कि मियोसिस के समय पर क्रोमोसोम के मूवमेंट को वर्कआउट किया गया। तो ऑल अबव द डिस्कवरीज यानी 1900 से लेकर 1902 तक जो भी डिस्कवरीज हुई, उन डिस्कवरीज को मैं अगर ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आपको समझ में आएगा कि मेंडल के जो फैक्टर्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में एक स्पष्ट रिलेशनशिप आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि स्ट्राइकिंग रिलेशनशिप बिटवीन मेंडल्स फैक्टर एंड क्रोमोसोम। तो 1900 टू 1902 के बीच की जो रिसर्च है उनको देखने के बाद लोगों को ऐसा लगा, कुछ साइंटिस्ट थे जिनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेंडल का जो फैक्टर है और जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई एक स्पष्ट रिलेशनशिप है, उनके बीच में कोई ना कोई पैरेलल रिलेशनशिप है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंडल की रीडिस्कवरी जब तीनों साइंटिस्ट ने कर दी 1900 में, 1902 में जब क्रोमोसोम का बिहेवियर मियोसिस के दौरान ऑब्जर्व कर लिया गया, तो फाइनली द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड बाय सटन एंड वॉवेरी इन 1902। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि आपको बता दूं यहां से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी होती है। तो जब रीडिस्कवरी मेंडल की हो गई, जब क्रोमोसोम का बिहेवियर मियोसिस के दौरान हमें पता चल गया, तो कहीं ना कहीं 2 ऐसे साइंटिस्ट निकल कर आए जिन्होंने मेंडल की रीडिस्कवरी के बाद और जो भी नॉलेज उनको मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन हुआ और जो भी नॉलेज उनको रिसेंटली 1900 से 1902 के बीच के जो रिसर्च थे उनसे ऑब्टेन हुआ, उसको यूनाइट करके उन्होंने एक थ्योरी को प्रपोज्ड किया जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है ये थ्योरी? उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सटन और वॉवेरी, मैं आपको बता दूं उनके पूरे नाम, वाल्टर सटन एंड थियोडोर वॉवेरी, 1902 में इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इंडिपेंडेंटली कैसे प्रपोज्ड किया, यह जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने कुछ नहीं किया, बस इन्होंने यह किया कि जो मेंडल का रिसर्च था 1856 से लेकर 63 के बीच का, उससे उन्होंने जो भी नॉलेज ले सकते थे उन्होंने उस नॉलेज को अपने अंदर उतारा और साथ में जो क्रोमोसोम का बिहेवियर था ड्यूरिंग द मियोसिस, उस पूरे रिसर्च को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। इन दोनों नॉलेज को उन्होंने यूनाइट किया और यूनाइट करके उन्होंने प्रपोज्ड किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। तो अगर कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सटन और वॉवेरी ने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कैसे प्रपोज्ड किया, इन्होंने क्या किया था, आखिर इन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया था, इन्होंने केवल ऑब्जर्वेशंस किए थे। इन्होंने मेंडल के रिसर्च को ध्यान से पढ़ा, उससे जो भी नॉलेज निकला और जो भी नॉलेज उनको ऑब्टेन हुआ क्रोमोसोम के बिहेवियर को देखकर ड्यूरिंग द मियोसिस, उसको रीयूनाइट किया, इन्होंने इकट्ठा किया और इसके बेसिस पर उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड किया। तो ये वर्ड जो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं इंडिपेंडेंटली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो कई बार ऐसा स्टेटमेंट नीट में आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज
ज्वाइंटली प्रपोज्ड बाय सटन एंड वॉवेरी इन 1902। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड की थी, ज्वाइंटली नहीं की थी। वो स्टेटमेंट वहां पर गलत माना जाएगा। और मैं आपको बताता हूं कि जब इन्होंने नॉलेज को रियूनाइट किया तो उन्हें पता चलता है कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर, यानी कि जैसा कि मेंडल अपने फैक्टर के बारे में बताते थे वैसा ही कुछ कुछ आपको देखने मिलता है क्रोमोसोम का बिहेवियर भी, स्पेशली ड्यूरिंग द मियोसिस, जो कि एक प्रोसेस है गैमीट के फॉर्मेशन की। और फाइनली उन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए, उन फीचर्स को मैं आपको एक एक करके बताता हूं। उन्होंने कंपैरिजन किया मेंडल के रिसर्च का क्रोमोसोम के बिहेवियर से ड्यूरिंग द मियोसिस, और पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वो ये कि फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम अकर इन पेयर, यानी कि मेंडल के फैक्टर भी मेंडल कहा करते थे कि वो पेयर में होते हैं। और ठीक उसी तरह हमें पता चलता है कि आज हमारी डिप्लॉयड सेल में, हमारी 2n सेल्स में क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का है वो केवल इतना सा है कि मेंडेलियन फैक्टर हो या क्रोमोसोम्स हो, दोनों पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो हम सभी जानते हैं कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो पेयर ऑफ फैक्टर है उनमें से एक फैक्टर ही गैमीट में जाता है, यानी कि सेग्रीगेशन होता है पेयर ऑफ फैक्टर का, जिसकी वजह से दोनों ही फैक्टर एक दूसरे से इक्वल फ्रीक्वेंसी में सेपरेट होकर गैमीट में जाते हैं। और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम्स के बारे में भी, कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन के लिए मियोसिस की प्रोसेस होती है तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उनमें से एक क्रोमोसोम जो है वो दूसरे क्रोमोसोम से सेग्रीगेट होकर गैमीट में ट्रांसमिटेड होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो फीचर आप देख सकते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, वो ये है कि गैमीट्स जो होते हैं, जब भी मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमीट जो होंगे वो हमेशा पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी दो में से एक ही क्रोमोसोम को कंटेन किए होंगे। इसी तरह वो पेयर ऑफ अलील में से एक अलील को ही कंटेन किए होंगे। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो गैमीट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड सेल्स, वो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम को ही ऑब्टेन करते हैं और पेयर ऑफ अलील्स में से भी एक अलील को ही ऑब्टेन करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब गैमीट्स मदर से आते हैं, गैमीट्स फादर से आते हैं, फॉर एग्जांपल मदर भी गैमीट दे रही है और फादर भी गैमीट को यहां पर ट्रांसमिटेड कर रहे हैं, तो जब भी गैमीट्स जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को लेकर आएंगे, एक सिंगल अलील को लेकर आएंगे, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो आप देखेंगे फिर से जो पेयर्ड कंडीशन है, यानी कि क्रोमोसोम की पेयर्ड कंडीशन या अलील की पेयर्ड कंडीशन, वो फिर से रीस्टोर्ड हो जाती है। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखिए कि आज हमारे पास जो एक पेयर क्रोमोसोम है या वन पेयर ऑफ अलील है, उसमें से एक अलील या एक क्रोमोसोम हमें हमारी मदर से मिला है, वो मैटरनल है, और एक क्रोमोसोम या एक अलील हमें हमारे फादर से मिला है, दैट इज द पैटर्नल। तो अल्टीमेटली हम हमेशा एक सेट क्रोमोसोम का मदर से और एक सेट क्रोमोसोम का फादर से ऑब्टेन करते हैं, और ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो फिर से हमारी बॉडी में पेयर ऑफ क्रोमोसोम या पेयर ऑफ अलील रीस्टोर्ड हो जाते हैं। तो ये सभी फीचर्स जो आप देख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चार वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो डिफाइन करते हैं, जो प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। इतना जानने के बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड किया सटन एंड वॉवेरी ने 1902 में, तो उसके बाद इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया गया, यानी इस थ्योरी को चेक किया गया कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, दैट इज द फादर ऑफ म्यूटेशन, जिनको आज हम बोलते हैं थॉमस हंट मॉर्गन। तो आपको बता देता हूं, थॉमस हंट मॉर्गन जो हैं, जिनको टी.एच. मॉर्गन भी कहा जाता है, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। इन्होंने अपने स्टडीज में, अपनी जेनेटिक स्टडीज में वेरिएशन के बेसिस को डिस्कवर्ड किया,
उन्होंने जाना कि आखिर कैसे अलील सेपरेट होकर गैमिट्स के थ्रू प्रोजेनीज में जाते हैं, उनसे कैसे वेरिएशन कॉज होता है। लेकिन उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया वो कोई प्लांट नहीं था, वो एक एनिमल था, वो एक फ्रूट फ्लाई थी जिसको हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के नाम से जानते हैं। तो हमेशा याद रखिए, टी.एच. मॉर्गन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी भी हमको दी थी और इनके और भी बहुत सारे रिसर्च हैं जिनके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो अल्टीमेटली अभी तक जो आपको मैंने बताया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कमेंट्स हैं, आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, याद रखना है। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।